हाय गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम नवरत्न है और मैं आज आपको सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट और इसके अलावा जो अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम होते हैं और ख़ासकर वो भी किसके लिए, टीचर्स के लिए, उसका मैं सिलेबस आपको बताने जा रहा हूँ। और इस सिलेबस को आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से समझना है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करिए आपको अगर अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें सिलेबस अच्छे से पता है तो कहीं ना कहीं जो हमारा एग्ज़ाम है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे एक आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर ये जो आपका सी टेट है और जो इसके अलावा आपने ये स्टेट एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, एमपी टेट, यूपी टेट, आर टेट, इनका क्या सिलेबस सेम होता है? देखो सेम नहीं होता है, लेकिन मेथड आपका एक ही होता है। बट इसका जो सी टेट का लेवल होता है ये थोड़ा सा हाई होता है और जो आपका स्टेट एग्ज़ाम्स के जितने भी टीचर्स के लिए टेस्ट होते हैं उनका लेवल थोड़ा सा कम होता है, लेकिन चीज़ें वही आती हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, इंग्लिश पेडागोजी है। समझ गए? मीन्स सबसे ज़्यादा जो वेटेज इसमें आपको मिलेगा वो दो सेक्शन से मिलेगा। एक तो आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन मिलेगा और एक आपका क्या मिलेगा, पेडागोजी वाला सेक्शन मिलेगा। तो मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे सपोज करिए आप नेशनल लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं और एक आप इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं, तो नेशनल लेवल के कंपेयर में इंटरनेशनल लेवल का जो गेम होगा ना वो थोड़ा सा क्या होगा, टफ होगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ समझना है कि जो आपका सी टेट है ना ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे ना वो ऑल ओवर इंडिया से करेंगे। और लेकिन जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें ज़्यादातर बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं ना वो उसी स्टेट के बच्चे करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि जब भी आप इस सिलेबस को देखना तो इसको प्रॉपर तरीके से समझना, और इसी सिलेबस को मैं वन बाय वन जो टॉपिक वाइज होगा मैं उसको क्या करवाऊंगा, कवर करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है। सो मैं अब इस सिलेबस को क्या करने जा रहा हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो आप इसको देख सकते हो कि हम सिलेबस की अगर बात करें, जैसा कि मैंने ऊपर लिख ही दिया, ये सिलेबस होगा सबके लिए बेसिकली कॉमन। तो ये जो सिलेबस है ना इट इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ये बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड है। पहला इसमें जो पार्ट होगा वो होगा आपका कॉम्प्रिहेंशन। क्या है? कॉम्प्रिहेंशन। नाम से समझ में आ रहा है, आपके सामने कुछ चीज़ ऐसी होगी जो लिखी होगी, आपको उसे रीड करना है और रीड करने के बाद क्या करना है, उसको कॉम्प्रिहेंड करना है। तो कॉम्प्रिहेंड से ही आपका क्या आया, कॉम्प्रिहेंशन टर्म्स आया हुआ है। एंड इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक तो इसमें आता है प्रॉस। प्रॉस को ही आप क्या बोलते हो, पैसेज बोलते हो। इसको आप पैसेज भी बोल सकते हो। और एक इसमें जो आता है वो पोएम आता है। क्या? पोएम आता है। अब आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा पैसेज या प्रॉस आएगा ये किस लेवल का होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो इसमें आप बेसिक सी चीज़ें याद रखना कि ये जो प्रॉस होता है ना ये बेसिकली एक तो आता है फैक्चुअल बेस्ड। कैसा आता है? फैक्चुअल बेस्ड। और एक इसके बाद इसमें आता है साइंटिफिक बेस्ड। साइंटिफिक बेस्ड आप इसको बोल सकते हो। और एक आ सकता है इसमें नैरेटिव बेस्ड। क्या? नैरेटिव बेस्ड। और एक इसमें आ सकता है डिस्कर्सिव बेस्ड। डिस्कर्सिव बेस्ड मीन्स जो पैसेज आपके सामने आते हैं वो बेसिकली इन्हीं में से कोई एक होते हैं। जैसा इसमें दिया है फैक्चुअल बेस्ड। अब फैक्चुअल बेस्ड का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो मैं आपसे बोलूँ इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री एंड इट्स कैपिटल इज़ न्यू दिल्ली एंड बेसिकली इंडिया गॉट द फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947 एंड इट इज़ सराउंडेड बाय मैनी कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका। अच्छा, अब ये मैं चीज़ बोल रहा हूँ तो इसमें जितना भी मैंने स्टेटमेंट बोला है ना ये सब फैक्ट्स हैं। अब फैक्ट्स क्या है
जैसे इंडिया को फ्रीडम कब मिला, ये भी एक फैक्ट है। और इसके बाद इंडिया के नेबर कंट्रीज कौन सी हैं, ये भी एक क्या है, फैक्ट है। तो फैक्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं या जो फैक्चुअल बेस्ड आपके पैसेज होते हैं ना, उसको सॉल्व करने में बहुत ईजी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पैसेज लेंदी होता है और उसको पढ़ने में हमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस। मीन्स इसमें सारे फैक्ट्स दिए जाते हैं और उसे आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। इसके बाद बात करते हैं साइंटिफिक बेस्ड क्वेश्चन। साइंटिफिक बेस्ड का मतलब आप देख ही रहे हो कि डेली कुछ ना कुछ इन्वेंशन हो रहा है, नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, कुछ नई नई टेक्नोलॉजी आपके सामने आ रही हैं। तो उन्हीं के बारे में क्या दिया जाता है, इसमें इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि जो आने वाले टाइम में है कि मतलब ह्यूमन बीइंग को मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो compete कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो उसी के रिगार्डिंग इसमें क्या किया जाता है, मतलब एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज को आपको प्रॉपर तरीके से रीड करना है और रीड करने के बाद आपको क्या देना है, उसका आंसर देना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक बेस्ड पैसेज बोलते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं नैरेटिव। नैरेटिव सिंपल सा समझ में आ रहा है कि कोई पर्सन होगा या कोई प्लेस होगा या कोई थिंग होगी, उसी के बारे में हम पर्टिकुलर क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर स्टोरी आ जाती है कभी कभी कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव अ किंग, ही वॉज वेरी जनरस पर्सन, सच टाइप ऑफ मतलब स्टेटमेंट ऐसे दे दिया जाता है और उसी के बारे में डिस्क्राइब करेंगे पूरा। उसी को हम क्या बोलते हैं, नैरेटिव बेस्ड पैसेज बोलते हैं। ये भी थोड़ा सा इजी होता है। इसके बाद आती है डिस्कर्सिव। जो डिस्कर्सिव बेस्ड होता है, इसमें क्या होता है, जो राइटर होता है या जो पैसेज को लिखा होता है वो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या करता है, डिस्कशन करता है, किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर अपनी बात को रखता है और उसके बाद उसको आपको रीड करना होता है और रीड करने के बाद उसकी बात को आपको समझना है और समझने के बाद आपको क्या करना है, आंसर देना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्कर्सिव। और ये थोड़ा सा क्या होता है, टफ होता है। क्या टफ होता है। अब इसमें एक चीज़ ये भी आपको याद रखना है कि जब आप CTET में इंग्लिश चूज करते हो ना, तो इंग्लिश के 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। अब 2 पार्ट्स कैसे होते हैं, उसमें होता है पार्ट 1, मतलब लैंग्वेज आप 1 बोल सकते हो या लैंग्वेज 2 बोल सकते हो। जब आप लैंग्वेज 1 चूज करते हो ना, याद रखना, जब आप लैंग्वेज 1 चूज करते हो तो यहाँ से भी थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करिएगा। तो इसमें क्या होता है, जो आपके प्रॉस आते हैं ना, वो यहां मैं लिख दे रहा हूं लैंग्वेज 1। तो प्रॉस जो आएगा ये 1 आएगा और जो पोएम आएगा ना, ये भी कितना आएगा, 1। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, क्वेश्चंस हो सकता है कि जो प्रॉस आ रहा है यहां से 7 क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो पोएम आ रही है यहाँ से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, 8 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये लैंग्वेज 1 वालों के लिए। इसी में लैंग्वेज 2 मतलब लैंग्वेज इंग्लिश के भी उसमें 2 पार्ट देते हैं वो। तो अगर आप सपोज करिए 2 आपने चूज किया है, तो 2 वाले में क्या होता है, पैसेज ही 2 आ जाएंगे। क्या, पैसेज ही 2 आ जाएंगे और इसमें पोएम आपकी नहीं आती है। याद रखना, जब आप इसमें फर्स्ट वाला चूज करोगे ना, लैंग्वेज फर्स्ट, तो इसमें 2 पोएम आएंगे, सॉरी 1 पोएम आएगा और 1 पैसेज आएगा। लेकिन जब लैंग्वेज 2 वाले में चूज करोगे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे ना, तो वहाँ ऑप्शन आता है भरने के लिए। तो इसमें दोनों के दोनों क्या होंगे, पैसेज होंगे। तो उसमें आप वेटेज देख लेना, कभी 7 क्वेश्चन इस पैसेज से आ सकता है, 8 इससे आ सकता है, या ऊपर वाले में 8 आ जाएगा, नीचे वाले में जैसा भी होगा वो आप देख लेना। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जाएगा कि ठीक है, प्रॉस हो गया, पोएम हो गया, अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो याद रखना, इनमें जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि जो CTET का एग्ज़ाम होता है या MPTET का एग्ज़ाम होता है या फिर जो आपका UPTET का एग्ज़ाम होता है ना, इसमें ग्रामर के क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं। अगर वो आते भी हैं ना, तो 1-2 क्वेश्चन भूल से दे दिए तो दे दिए, नहीं तो वो देते ही नहीं है। अगर ग्रामर के क्वेश्चंस देंगे भी ना, तो इसी पैसेज से पूछेंगे आपसे, पैसेज या पोएम से पूछेंगे, वर्ड्स को अंडरलाइन करके, या उसमें से किसी कोई सेंटेंस दिया होगा उसमें वो आपसे फिलअप भी करवा सकते हैं। इस टाइप से मतलब वो क्वेश्चंस दे सकते हैं, ग्रामेटिकली आपसे पूछ सकते हैं। वो किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ये थोड़ा सा आपको समझना है।
तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको पता है टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें एक और हम इंक्लूड करते हैं आर्टिकल को। तो उसी पैसेज में से क्या करेंगे, कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर देंगे और अंडरलाइन करके आपसे पूछेंगे कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, वर्ब है, ये क्या आपसे करवाएंगे। तो ये क्या हो गया, पहला पार्ट्स याद रखना। इसके बाद सेकंड इसमें पूछेंगे फिगर ऑफ स्पीच, याद रखना फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच थोड़ा सा टफ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको इसको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ सकती है। जैसे इसमें आपका सिमिली पूछ सकते हैं, कुछ लिखा हुआ, कुछ टर्म्स ऐसे हैं लाइक या एज कुछ टर्म्स आ रहे हैं, तो उसमें आपको तुरंत आइडेंटिफाई करना है ये सिमिली है। या मेटाफर पूछ सकते हैं, एलिटरेशन पूछ सकते हैं, और इसके लिए एटलीस्ट आपको 15 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर 15 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो याद रखिएगा आपको फिगर ऑफ स्पीच पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो पैसेज से पूछ ले, चाहे पोएम से पूछ ले, या फिर चाहे वो अलग सेंटेंस से भी पूछ सकते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट इसमें याद रखना, थर्ड पार्ट आता है इसमें आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दोगे ना तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन 100% आता है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस कौन सा है। तो बेसिकली जो सेंटेंस होता है आपको पता है 2 टाइप से डिवाइड होता है, एक अकॉर्डिंग टू मीनिंग और एक होता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। मीनिंग के अकॉर्डिंग 5 आपके होते हैं और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, 3, कंपाउंड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ये आपको पता है। तो ये आपका क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंसेस। इसके बाद आपका जो 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे आता है आइडेंटिफाई द साउंड ऑफ द वर्ड्स। इसमें बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, वर्ड्स के साउंड को आइडेंटिफाई करना है। जैसे होनीम है या फिर पैलिंड्रोम है, या फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वर्ड है इसका साउंड किस टाइप का निकल रहा है, मॉर्फीम है या फोनोलॉजी है, ये सारी चीज़ें आपसे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। तो ये भी एक समझना अपने आप में क्या है, एक टॉपिक ही है। क्या है, टॉपिक ही है। इसके बाद 5th पॉइंट आपको याद रखना है। 5th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपका आता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। जैसा कि हमें पता है इंग्लिश लैंग्वेज की जो जान होती है ना वो यही होती है, ये जो सेक्शन होता है ना वो यही होता है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। मीन्स अगर आपका ये पार्ट सही है ना तो कहीं ना कहीं याद रखना इंग्लिश आपके लिए क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, मतलब आपको हलवा लगेगी। लेकिन अगर ये वाला पोर्शन अगर आपका सही नहीं है ना तो इंग्लिश आपके लिए क्या लगेगा, मतलब एक ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा कोई टास्क है। तो याद रखना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा 6 पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकते हैं फ्रेज या आपसे पूछ सकते हैं क्लॉज, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फ्रेज आपको पता ही है, नाउन फ्रेज होता है या फिर एडजेक्टिव फ्रेज होता है या फिर आप बोल सकते हो एडवर्ब फ्रेज होता है। ओके, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज ये आपके होते हैं। सेम ऐसे होता है, नाउन क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके मन में एक चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि सर इनको हम तैयार कैसे करें। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। तो देखिए इसका एक ही सबसे मस्त तरीका है, आप एटलीस्ट 2 या 1 पैसेज तो डेली सॉल्व करिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज सॉल्व करोगे ना उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होगी, थिंकिंग लेवल इंक्रीज हो जाएगी
मीन्स कहीं ना कहीं आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है और आपकी जो सोचने समझने की प्रवृत्ति है ना, वो कहीं ना कहीं क्या होगी, इंक्रीज होगी डे बाय डे। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जो ये पैसेज भी आ रहे हैं ना, या जो पोएम आ रहे हैं, इतना सिंपल नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप टीचर बनने जा रहे हो, और आप टीचर बनने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं बच्चों के फ्यूचर को आप क्या करोगे, मोल्ड करोगे, मतलब उन्हें आप प्रॉपर डायरेक्ट करोगे, उन्हें उनका पाथ दिखाओगे, उनके बिहेवियर में चेंजेस लेके आओगे। तो नॉर्मल सी बात है, किसी के बिहेवियर में अगर आपको चेंज लेके आना है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए ना, एक एबिलिटी होनी चाहिए ना। तो वो नॉर्मल सी बात है, वो जनरेट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना। तो हार्ड वर्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसेज प्रॉपर तरीके से रीड करना है, रीड करने के बाद उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब एक चीज़ ये भी याद रखना, पैसेज को रीड करने का तरीका भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। याद रखना, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं मैं इसको टॉपिक वाइज कवर भी करवाऊंगा। सो आई होप ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। और याद रखना, ये पोर्शन आता है कितने मार्क्स का, बेसिकली 15 मार्क्स। कितने मार्क्स का आता है ये, 15 मार्क्स। इसके बाद इसके हम सेकंड पोर्शन पे आते हैं। कौन से पोर्शन पे आ रहे हैं, सेकंड पोर्शन पे आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, पेडागॉजी। ये आपने बहुत सुना होगा। हाँ, इसमें एक्चुअली में कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग होता है। मीन्स आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, उन्हें आप कैसे मोटिवेट करोगे, बच्चों के फीलिंग को आपको कैसे समझना है, उन्हें अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करना है, उन्हें कोई लैंग्वेज कैसे सिखाना है, उनके बिहेवियर में कैसे चेंजेस लेके आना है, वो हमें कौन सिखाता है, पेडागॉजी सिखाता है। और पेडागॉजी का जो सिलेबस है ना, इसमें लगभग, अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप इनको देख लेना कि वो सिलेबस क्या क्या है। सर पॉज कर देना। तो आप ये पेडागॉजी का सिलेबस यहाँ देख सकते हैं। पेडागॉजी में बेसिकली मैंने 19 चैप्टर्स लिखे हैं, इसके अलावा और भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें पहला क्या है, लर्निंग एंड एक्विजिशन है। ओके, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि लर्निंग जब हम करते हैं तो विदाउट एफर्ट करते हैं, एफर्ट के साथ में करते हैं। याद रखना, ये एफर्ट होता है, इसमें एफर्ट आपको लगाना है, इसमें पेन चाहिए, पेपर चाहिए, और इसमें कहीं ना कहीं आपको पुश करना पड़ता है। लेकिन एक्विजिशन में नहीं होता। एक्विजिशन में आप कोई भी चीज़ कैसे सीखते हो, ऑटोमेटिकली सीख जाते हो। ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग एंड एक्विजिशन। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। मीन्स जब आप कोई लैंग्वेज पढ़ाते हो तो उसके लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स आपको अडॉप्ट करने हैं। मीन्स आपको बच्चों को क्या करना है, मोटिवेट करना है, या प्रॉपर तरीके से उन्हें क्या करना है, गाइड करना है। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में। कि मतलब जो एक लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है ना, तो उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स लगते हैं। इसके बाद है लैंग्वेज स्किल्स। आपको पता ही है, बेसिकली 4 स्किल्स होती हैं, जिसमें आपका आता है स्पीकिंग, आता है लिसनिंग, आता है रीडिंग और राइटिंग। आपको पता है ये बहुत अच्छे से। इसके बाद है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। मीन्स जब आप कोई लैंग्वेज पढ़ाते हो तो उस लैंग्वेज को पढ़ाने में आपके सामने कौन कौन से मटेरियल्स मतलब होने चाहिए, उस मतलब क्लासरूम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, या बच्चों को प्रॉपर तरीके से सिखाने के लिए। जैसे आपके सामने बोर्ड कैसा होना चाहिए, प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाना है, या चौक से आपको पढ़ाना है, या मार्कर यूज करना है, या फिर आपके सामने मतलब ऑडियो वीडियो का यूज़ करना है। ये डिपेंड करेगा वो स्टूडेंट्स के ऊपर कि किस टाइप के स्टूडेंट्स आपके सामने हैं। इसके बाद रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शंस ऑफ अ लैंग्वेज। मीन्स जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हो ना, तो उस लैंग्वेज को सीखने में लिसनिंग और स्पीकिंग का क्या रोल होता है, ये चीज़ हम कहाँ सीखेंगे, इस वाले पोर्शन में सीखेंगे। इसके बाद है चैलेंजेज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। डाइवर्स क्लासरूम का मतलब हो गया, जैसे आप किसी क्लासरूम में पढ़ाओगे तो उसमें नॉर्मल सी बात है, हर टाइप के बच्चे होंगे। कोई बच्चा होगा बहुत इंटेलिजेंट होगा, कोई एक बच्चा होगा जो बेचारा बहुत ही डल होगा। हो सकता है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, अफेजिया हो सकता है, डिसलेक्सिया हो सकता है, डिसकैलकुलिया होता है। मतलब आप लोगों को पता है कि मतलब इस टाइप की जब उसे बीमारी होगी ना, तो कहीं ना कहीं उस क्लासरूम को आपको
फेस करने में कहीं ना कहीं क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि टीचर को उस क्लासरूम को एज अ अपॉर्चुनिटी देखना है या एज अ चैलेंज देखना है, वो चीज़ यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि वहाँ आपको कैसे देखना है। तो ये बेसिकली ये पोर्शन आपका ये हो गया। इसके बाद इवेल्युएशन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल्स, इसका मतलब ये हो गया जो आपकी लैंग्वेज स्किल्स होती है ना, उसको हम यहाँ क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि उसका क्या रोल होता है जब हम बच्चों को कोई चीज़ पढ़ाते हैं या कोई चीज़ सिखाते हैं। इसके बाद है रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग का मतलब वो ये हो गया कि जैसे आपने कोई क्लासरूम पढ़ाई, अब उस क्लासरूम में क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लेट आए, या कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा, डाइवर्स क्लासरूम है अगर वो, तो वहाँ पे उनके लिए क्या आप एक्स्ट्रा टाइम दोगे या फिर उन्हें आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, रिमेडियल टीचिंग में आ जाती हैं। इसमें कहीं ना कहीं आप जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है ना, इसमें से कुछ चीज़ें आप यहाँ भी क्या कर सकते हो, इन्वॉल्व कर सकते हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिमेडियल टीचिंग बोलते हैं। इसमें आप अलग से उनको ट्रेनिंग दोगे या अलग से उनका क्लासरूम लगाओगे, सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद है रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज। जैसा कि आपको पता ही है कि जो ग्रामर होता है ना, ये सिस्टमेटिक क्या होता है, सिस्टमेटिक एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम लैंग्वेज को क्या करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, और लैंग्वेज को बोलने में और लिखने में हमें क्या होता है, ईजी लगने लगता है, और इसमें क्या होता है, हम कोई मिस्टेक नहीं करते हैं और कोई गलती नहीं करते हैं। तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे। सो आई होप ये जो सिलेबस है पूरा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अपनी कॉपी में फ्रंट पेज पे राइट डाउन कर लेना। इसमें मैं क्या करूँगा, एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करवाऊँगा, और प्लस जैसे एक टॉपिक आपका कवर होगा उसके तुरंत बाद एक्सरसाइज, या जैसे टॉपिक कवर होगा एक्सरसाइज हम करवाएंगे। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो पेडागोजी से स्टार्ट करेंगे, और ये भी याद रखना कितने मार्क्स की आने वाली है, 15, और ये भी कितने मार्क्स की आने वाली थी, कॉम्प्रिहेंशन 15। तो 15 और 15 कितना हो गया, 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स का आपका क्या होता है, एग्ज़ाम होता है, चाहे CTET हो, चाहे MP-TET हो, चाहे UP-TET हो, या कोई अदर स्टेट्स का अगर एग्ज़ाम है, खासकर टीचर्स के लिए। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे अब फिनिश करता हूँ। अब इसके बाद हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे पेडागोजी, जैसा मैंने कि आपको बता दिया। सो मे गॉड ब्लेस यू।